नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स का लगातार रिवीजन करते आ रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 27 तक पहुंच गए हैं। 5 टॉपिक लेकर के इसमें भी आए हैं, 5 प्रश्न बनाएंगे और फिर एक प्रश्न आपके लिए दूंगा जिसका समाधान आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे। तो चलिए सीधे पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आरंभ किए गए स्वावलंबनी कार्यक्रम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्वावलंबनी कार्यक्रम के विषय में थोड़ा विस्तार से जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? पूछल्ले शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ना है, शामिल नहीं है पर जाना है। अब देखिए यहाँ पर 4 राज्य का आपको नाम दिया गया है और मैंने क्या कहा, स्वावलंबनी कार्यक्रम के विषय में थोड़ी सी आपको जानकारी चाहिए। देखिए इसके विषय में सबसे पहले समझेंगे ना तो हम मंत्रालय के स्थिति को समझते हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से कुछ राज्यों में ये काम शुरू किया। यानी कि सबसे पहले ये चीजें समझना पड़ेगा कि यहां से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, पहली चीज तो ये आपको कंफर्म हो गया। और दूसरा यहां पर फैक्ट जोड़ लीजिए, नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग के क्या से सहयोग से। और इन दोनों ने मिलकर के कुछ राज्यों में कहा कि भाई इस स्वावलंबनी कार्यक्रम को हम संचालित करेंगे, जिसमें से यहां पर लिख देता हूं, असम की बात की गई, असम के अलावा जो है मेघालय की बात किया गया और मेघालय के अलावा जो है मिजोरम। यानी कि ये तीनों ही राज्य देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट नजर आएगा आपको, ठीक है, मामला समझ में आ रहा है। ये 3 स्टेट ऐसे हैं यहां पर। अब यहां पर देखेंगे तो असम तो है, इसमें मेघालय है, मिजोरम है, यानी कि ये तीनों जवाब इस प्रश्न का नहीं होगा क्योंकि यहां पूछा गया है कि कौन से राज्य शामिल नहीं है। त्रिपुरा वही राज्य है जो शामिल नहीं है, तो यह गलत है और गलत ही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब इस कार्यक्रम के तहत होगा क्या, इसको समझिए। देखिए पूर्वोत्तर में जो नॉर्थ ईस्ट की मैंने बात किया, यहां पर क्या होगा कि कुछ चुनिंदा जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होंगे वहां पर छात्राओं को स्वावलंबिनी शब्द पे ध्यान दीजिएगा, है ना, स्त्री सूचक शब्द है, यानी कि छात्राओं में आवश्यक जो भी स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं, रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड किया जाएगा, गाइडलाइंस दिया जाएगा ताकि वो सशक्त बन पाए और उद्यमी बन पाए, है ना, बिजनेस के तरफ आगे बढ़ पाए, स्टार्टअप के तरफ आगे बढ़ पाए, ठीक है। तो ये सारा इसका स्वावलंबनी कार्यक्रम का मकसद है। फिर से कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार डालिए और ध्यान रखिएगा क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पर लगातार केंद्र सरकार की नजर है और इस तरह के कार्यक्रम जहां पर नीति आयोग शामिल हो जाए वह महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यहां पर 2 कथन दिया गया है। सबसे पहले ये अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसको भी 4 स्टार डालिए। मेंटल हेल्थ को लेकर के कोविड के बाद बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है, समाज में होनी भी चाहिए और ये केवल भारत के स्तर पे नहीं, दुनिया भर में ये चर्चा है। तो यहां पर इसीलिए हम लोग इसके महत्व को समझेंगे और इस बात को देखेंगे कि क्या इसका सही जवाब होना चाहिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन जो है वह सही है। 2 स्टेटमेंट है। देखिए इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1992 में की गई थी। सबसे पहले देखना है ईयर को लेकर के जो बातें किया गया है और यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो शुरुआत है इस कार्यक्रम का दरअसल 1992 में नहीं, 1982 में ये हुआ था, 10 साल पहले ये हो चुका था। यानी कि ये गलत स्टेटमेंट है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इसके तहत मानसिक स्वास्थ्य को सामान्य स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का हिस्सा बनाया गया। हाँ बिल्कुल सही बात है। इसके तहत जो ये कहा गया है इस कार्यक्रम के तहत कि मानसिक होता क्या है, देखिए आज भी लोग अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर के बात करने में हिचकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति को हम बोलेंगे कि मेरी मेंटल हेल्थ की हालात ये हैं, तो वह कहीं हमें पागल ना समझ ले, बोले कि अरे ये तो विक्षिप्त मानसिकता का है। लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। अगर हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाता है हाथ में, तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा हाथ जो विक्षिप्त हो गया, ऐसा तो नहीं है। तो कुल मिलाकर के शरीर का ही हिस्सा है दिमाग भी, तो यहां भी तरह तरह की समस्याएं हो सकता है। यही इस कार्यक्रम का ध्येय है, इस बात को समझिए। तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कहा गया कि समान स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का हिस्सा ही मानसिक स्वास्थ्य है, इसको विकसित करने की आवश्यकता है और ये 1982 से इस कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। समझ में आ गया। पूछा गया था कौन सा कथन सही है, तो दूसरा सही है, यानी कि केवल 2 बी विकल्प के साथ हम लोग को चलना होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं। स्माइल योजना अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4 स्टार डालिए, चर्चा में है स्माइल योजना और लगातार जो है इस पर प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान रखना है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ कुछ कथन दिया गया है, सही है, पूछा गया है कितने कथन सही है। यहाँ नंबर आपको बताना है कि कितने कथन इसमें से सही है। सबसे पहले इस योजना की शुरुआती वर्ष की चर्चा की गई है। देखिए इस स्माइल योजना की जो शुरुआत किया गया है ना, तो इसके लिए कुछ ध्येय तय किया गया है। क्या? जैसे कि आजीविका और उद्यम के लिए जो बहुत सारे लोग हैं उन तक ये चीजें नहीं पहुंच पाया है, वो हाशिए पर पहुंच चुके हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए केंद्र सरकार की एक यह पहल है। ध्यान देना है, किसकी पूछा जा सकता है, तो केंद्र सरकार की ये योजना जो है एक पहल है। ठीक, एक बात समझ में आ गया। अब 2-3 बातें यहां पर स्टेटमेंट है। क्या इस योजना की शुरुआत वर्ष 2022 में की गई थी? बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही होगा। दूसरा यहां पर जो मैं बताना चाह रहा था वो स्टेटमेंट में है। देखिए इसका लक्ष्य क्या रखा गया है, वर्ष 2026 तक भारतीय शहरों को भिखारी मुक्त बनाने की बात की गई है। ठीक है, तो और यहां पर 2026 टारगेट रखा गया है, ये सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी। दूसरा, इसका उद्देश्य क्या है, भिखारियों को चिकित्सा देखभाल, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट भी कर दीजिए ताकि उनको भीख ना मांगना पड़े, उनकी योग्यता के अनुसार उनको कुछ काम मिल जाए, है ना। तो ट्रेनिंग वगैरह ये किया जाएगा और ये सब करके उनका पुनर्वास करने की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, ये टारगेट वर्ष 2026 तक रखा गया है, तो ये भी सही है। यानी कि इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि इस प्रश्न में ये जो स्माइल योजना को लेकर के बातें किया गया, ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। ओके, तो यहां पूछा गया था कितने कथन सही है, तो सभी 3 सी विकल्प के साथ हम लोग चलेंगे। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न चलते हैं। और चौथा प्रश्न भी चूंकि साइंस टेक्नोलॉजी से है, कैंसर उपचार को लेकर की बात की गई है। कहा गया कि कैंसर उपचार की एक नई तकनीक आई है, तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो सकता है। इसको 3 स्टार डाल लीजिए, है ना। कैंसर से संबंधित चीजों को लेकर के जरूर आप थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये आवश्यक हो सकता है। चलिए अब यहाँ पर स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या क्या कहा गया है। देखिए कहा गया है कि सबसे पहली बात, प्रश्न को कैंसर उपचार की नई विधि रिवर्स ट्रांजिशन को लेकर के बात किया गया है। इस तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि कैंसर किसी को हो गया है तो रिवर्स ट्रांजिशन तकनीक की बात की गई है और कहा गया है इससे कैंसर का उपचार हो सकता है। इसके संदर्भ में यह कहा गया है कि यह तकनीक को भारत में विकसित किया गया है। दरअसल ये चीज यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि इसका विकास जो हुआ है वो कोरिया उन्नत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि KAIST, ठीक है, यहां पर हुआ है। तो भारत नहीं होगा, कोरिया होगा। यह स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, इस प्रणाली में कैंसर कोशिकाओं को सामान्य कोशिकाओं जैसी अवस्था में बदल दिया जाता है। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। जो कैंसर सेल होगा उसको कहा गया है कि ये जो तकनीक होगा इसमें क्या किया जाएगा कि कैंसर सेल को सामान्य जो सेल होगा उसमें परिवर्तित किया जाएगा, इसीलिए इसका नाम भी ट्रांजिशन रखा गया है, रिवर्स ट्रांजिशन तकनीक। ठीक है, तो ये सही है। तीसरा कहता है कि यह तकनीक कैंसर कोशिका अवस्था में संक्रमण का मानचित्रण करने के लिए ये बूलियन नेटवर्क मॉडलिंग का उपयोग करता है। बिल्कुल, बूलियन नेटवर्क मॉडलिंग के द्वारा ही ये काम यहां पर किया जाएगा। तो यह स्टेटमेंट भी सही हो गया। तो कुल मिलाकर के आपसे इसमें पूछा गया था कितने कथन सही हैं। ठीक है, कितने पूछा गया था, तो पहला गलत, दूसरा तीसरा सही, 2 सही हुआ। तो हमें बी विकल्प के साथ जाना पड़ेगा, केवल 2। ठीक है, आगे बढ़े, 5वें पर चलते हैं और आज के आखिरी टॉपिक पर चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार लगा दीजिए, सीधे 5 स्टार लगाइए, क्योंकि ध्यान रखना है एनवायरनमेंट का जहां भी टॉपिक आ जाता है उसको थोड़ा ज्यादा वेटेज देना है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो प्रीलिम्स होता है वह यूपीएससी के साथ ही होता है, मेंस अलग अलग हो जाता है, प्रीलिम्स साथ में होता है। और इस वजह से क्या होता है कि प्रीलिम्स के एग्जाम में इन्वायरमेंट इकोलॉजी का जो पोर्शन है वहां से ज्यादा क्वेश्चन आने लगा है, और देखेंगे तो ये 17-18 तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान देना है। अब यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुछ स्पीसीज यहां पर दिया गया है, प्रजातियां, और यहां पर कहा गया है IUCN स्थितियां उनकी क्या है, आपने पढ़ा होगा इस सब इन्वायरमेंट में। यहां पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। और कहा गया है कि सही सुमेलित है कौन से पेड़, ये दिखना है हमको। चलिए, तो प्रजाति को लेकर के कहा गया है बाघ है, तेंदुआ है, शेर है और हिम तेंदुआ है, 4। और IUCN स्थिति में इसके कैटेगरी को दिया गया है, क्या वो संकटग्रस्त है, संवेदनशील है, संकटापन्न है या फिर संवेदनशील है। देख लेते हैं, चीजें समझ में आ जाएगा। देखिए, और कहा गया कि सही सुमेलित है। ठीक है,
तो यहां पर देखना है बाघ को लेकर के। तो बाघ प्रजाति IUCN स्थिति उसका क्या है, बाघ के विषय में अगर देखेंगे तो उसे EN यानी कि संकटग्रस्त स्थिति में डाला गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया सही। अब दूसरा तेंदुआ को लेकर के चलते हैं। तेंदुआ के विषय में आप लोग जानते हैं कि इसे संवेदनशील श्रेणी में डाला गया है VU में, यानी कि ये भी सही है। हाँ, यहां पर शेर को लेकर के देखेंगे। शेर जो है वो संकटापन एंटी नहीं है, बल्कि यहां पर जो है शेर के विषय में इसे कहा गया है, लिख ही देता हूं, लुप्त प्राय, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, लुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है, यानी कि इंडेंजर्ड इसे कहा गया है। ठीक है, तो एक ये गलत हो गया। हिम तेंदुआ को लेकर के बात करेंगे तो हिम तेंदुआ अगेन फिर से VU में है, यानी कि संवेदनशील श्रेणी में है, वो सही है। तो कुल मिलाकर के आपसे पूछा गया यहाँ पर इस प्रश्न में कि कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पर अच्छा कितने नहीं है, कौन से, तो 1, 2 और 4, तीसरा गलत हो गया। 1, 2, 4 देखिए तो 1, 2, 4 डी में है। चलिए ये सही जवाब हुआ। ये जो है बस ये वाला गलत था, है ना, ध्यान रखना है। तो ये इस तरह के और जो प्रजातियां होगा और उसका जो IUCN स्थिति होगा वो आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर और भी प्रजाति देकर के आपसे पूछा जा सकता है। अब आज का जो एक प्रश्न है वो देखिए, निम्नलिखित में से किस सूफी संत को यौगिक प्राणायाम पारंगत होने के कारण सिद्ध पुरुष कहकर संबोधित किया जाता था? आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, आर्ट एंड कल्चर वगैरह पढ़ते हुए। देखिए यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिया गया है। जो विकल्प भी सही लगता है उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। आप में से अधिकांशतः लोग जवाब दे भी रहे हैं और ये अच्छी बात है। मैं लगातार देख रहा हूं कि आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। आपको और क्या इस कार्यक्रम में आप सोचते हैं कि ऐड किया जाना चाहिए जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभकारी हो सकता है, यह भी आप लिख करके बताते चलिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब तक प्रीलिम्स आपका होगा तब तक हम ये काम करते रहेंगे, इस तरह के प्रोग्राम ये आपके लिए लाते रहेंगे और इस तरह से आपका जितना भी करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो सब आपका इससे क्लियर हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।